नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो तारीख पर तारीख नहीं, अब इंसाफ मिलेगा। जी हां, क्योंकि 3 बड़े क्रिमिनल लॉज उनको अब बदल दिया गया है। उनकी जगह 3 नए कानून आ रहे हैं और ये कानून इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इंसाफ वक्त पर मिले। तो कई सारे बड़े बदलाव हुए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। एफआईआर लिखने से लेकर अदालत का फैसला आने तक अब बहुत कुछ बदलेगा। कई नई धाराएं जुड़ेंगी, कई पुरानी धाराएं हटा दी गई हैं, कई अपराधों की नई तरीके से व्याख्या की गई है, आईपीसी, सीआरपीसी, और इनमें बड़े जो बदलाव हो रहे हैं। और जो साक्ष्य जो था, एविडेंट लॉ जो था, एविडेंस लॉ, उसमें भी बदलाव हो रहा है। तो ये सारे बदलाव हमको कहाँ पर इम्पैक्ट करेंगे, कितना इससे हमारे जीवन में न्याय प्रक्रिया तेज होगी, शिकायतों का निपटारा जल्द होगा, कानून व्यवस्था बेहतर होगी, आज इसी पर बात करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब इस पर बात कर रहे थे संसद के अंदर, तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार रूपी 3 सिद्धांत के आधार पर यह प्रस्तावित कानून लाए गए हैं। शाह ने कहा कि इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने 3 कानून जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है, उन तीनों कानूनों में पहली बार इस लेवल पे बदलाव किया गया। तो क्या बदलाव है हम आपको बताते हैं। देखिए, EFIR, 0 FIR, हालांकि पहले भी ऑनलाइन FIRs होते रहे, लेकिन फिर भी इनका इंट्रोडक्शन किया गया है। अब इससे क्या बदलेगा वो हम आगे चर्चा करेंगे। 60 दिन में चार्ज फ्रेम करने होंगे, इस तरह की बातें। मैं आपको एक नटशेल में चीजें बता रहा हूं यहां पर। इसके अलावा 90 दिन में आरोपों की चार्जशीट बना देनी होगी। तो ये जो टाइम फ्रेम है ये बदले गए हैं। सुनवाई के बाद 30 से 60 दिन में फैसला देने की बात की गई। तो मतलब देखिए, FIR से लेकर अदालत का फैसला आए, वहां तक जो एक समय का प्रावधान होता था, पहले कई बार ये अनलिमिटेड था, पुलिस जब चाहे कार्रवाई करे, लेकिन अब उसको बांधा गया है। इसके अलावा क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम जरूरी है। अब देखिए, फॉरेंसिक का एक बड़ा एडिशन होने जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ नियम और शर्तें हैं, लेकिन अब हर अपराध में फॉरेंसिक का बड़ा रोल होगा। बिना गिरफ्तारी के लिया जाएगा सैंपल और इस तरह की तमाम चीजें यहां पर होने जा रही है। सर्च के दौरान अब वीडियोग्राफी भी जरूरी होगी। तो ये वो हाइलाइटर्स हैं जो अब क्या बदलाव हो रहे हैं प्रक्रिया के अंदर, उसको बता रहे हैं। बाकी कुछ कानून ही बदले हैं, जैसे मॉब लिंचिंग में उम्र कैद की सजा की बात हो रही है। रेप के मामलों में बिना अनुमति के प्रकाशन पर जेल, मतलब जो खबरें छप जाती हैं, कई बार आइडेंटिटी रिवील कर दी जाती है, ये सब नहीं। आर्थिक सुरक्षा पर खतरा भी अब आतंकवादी गतिविधि माना जाएगा। तो देखिए, अलग अलग लेवल पर अलग अलग बदलाव, लेकिन आज हम उन बड़े बदलावों की बात करेंगे जो आपके हमारे रोजमर्रा के जीवन में बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। तो चलिए बात की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आशुतोष श्रीवास्तव और सीनियर एडिटर इकोनॉमिक पॉलिसी लक्ष्मण रॉय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप सभी से पहले संक्षिप्त में एक एक राय लेता हूं, बिल्कुल छोटे छोटे में उसको बताइए कि ये जो बड़े बदलाव हुए हैं, आपको ये कितने क्रांतिकारी लग रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। क्या ये भारतीय न्याय व्यवस्था को बदलने के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है? निसंदेह ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। 1860 से ले दुनिया बदल गई है, अपराध का परिमाण बदल गया है, उसका प्रकार बदल गया है। और हम अगर चल रहे हैं बैलगाड़ी में, रॉकेट और जेट के युग में, तो वो अप्रासंगिक है। ये तीनों कानून, उनका बदलाव बहुत पहले हो जाना चाहिए। आज हुआ, आपने सही शब्द का चयन किया है। ये किसी क्रांति से कम नहीं है, इसके बड़े दूरगामी सकारात्मक परिणाम आएंगे और ये जनहित में है। जी आशुतोष। जी, मैं भी ये मानता हूं कि ये जो चेंजेस है ये बहुत समय से रिक्वायर्ड थे और इस पे बहुत बार चर्चा भी हुई थी और इसको इस तरह से चेंज किया भी नहीं गया है। इसमें मेरे ख्याल में जो ओपिनियन भी लिया गया है, सारे चीफ जस्टिसेस जो जितने भी हाई कोर्ट्स के हैं उनको भी इसके बारे में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट का को बताया गया, या फिर जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको, गवर्नर्स स्टेट्स के हैं उनको, सबका ओपिनियन इसके अंदर लेने के बाद मेरे ख्याल कुछ काफी ओपिनियंस भी आए और काफी फेवरेबल ओपिनियंस आए और उसके बाद जो है सरकार ने ये फैसला लिया कि ये जो एज ओल्ड लॉज हैं इतने पुराने, इसको अब बदलना जरूरी हो गया है। और हम देख रहे थे कि कई बार जो है
मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता था अलग अलग इश्यूज को लेकर के, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 497 को निकाल दिया था, स्ट्रक डाउन किया। अभी 124 के ऊपर जो है बहस चल रही थी। पहले देखिए जैसे एफआईआर जो हमारा 154 क्रिमिनल प्रोसीजर जी बिल्कुल, डिटेलिंग में बाद में जाते हैं। पहले मैंने सिर्फ आपकी एक अंडरलाइनिंग की, क्या बदलाव, उस पर फिर हम डिटेलिंग करते हैं उसकी। लक्ष्मण रॉय साहब, तो चलिए थोड़ी सी आपकी राय डिटेलिंग के साथ ही रहता हूं। मसलन मैंने जैसे सबसे पहले कहा कि अब कोई भी अपराध होता है तो सबसे पहले बात आती है एफआईआर पर, क्योंकि उसका लिखा जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा है। कई बार लोगों का रहता है एफआईआर लिखी नहीं गई, दबाव में नहीं लिखी, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ईएफआईआर, जीरो एफआईआर। किस तरीके के बदलाव इस सिस्टम में होने जा रहे हैं इन नए कानूनों के बाद? देखिए, इसमें दो चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात है। पहली बात कि ये जो दंड संहिता जो था, दंड संहिता का नाम बदल करके न्याय संहिता कर दिया गया है। यानी पूरे कानून का मकसद दंड देना नहीं, न्याय दिलवाना है। सबसे एक कह सकते हैं कि स्वरूप में एक बड़ा बदलाव ये हुआ है। दूसरी बात कि इस बदलाव के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जो भी पीड़ित है उसको जल्द से जल्द न्याय मिले। न्याय मिलने में जो अड़चनें आ रही थी, कानूनी अड़चनें थी, उन अड़चनों को खत्म किया गया है। मिसाल के तौर पर जो आपने कहा ईएफआईआर, जीरो एफआईआर, हालांकि कुछ राज्यों में पहले से है, वो नियम के रूल इस बात के बनाए गए हैं, लेकिन अब इसको एक संस्थागत दर्जा दिया गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है कि आप कहीं भी रह करके कंप्लेन कर सकते हैं। 3 दिन के बाद 3 दिन के भीतर जाकर के आपको सिर्फ साइन करना पड़ेगा। आपको इतना ही नहीं, जो ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं की गई है, यहां तक कि साक्ष्य जो है वो आप ऑनलाइन पेश कर सकते हैं। आप सबूत तो पेश कर ही सकते हैं, ऑनलाइन गवाह भी पेश कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जल्द से जल्द न्याय मिले, तो जिसमें फॉरेंसिक जांच वगैरह की व्यवस्था को ज़्यादा बढ़ाया गया है। पहले लोकेशन, मान लिया व्हाट्सएप लोकेशन किसी का देख लिया अपराधी का, उसको साक्ष्य के तौर पर नहीं पेश कर सकते थे। तो इस तरह के डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं उसको भी अब कानूनी दर्जा दिया गया है। और आपने बिल्कुल शुरू में सही कहा कि ये जल्द से जल्द मिले न्याय, इसके पुख्ता व्यवस्था की गई है। मिसाल के तौर पर कि तय समय सीमा के भीतर आपको सारी चीजें करनी होगी। 90 दिन में पुलिस को फरियादी का स्टेटस देना पड़ेगा, 90 दिन में आरोप का चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा, 60 दिन में चार्ज फ्रेम करने होंगे। सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद 30 से 60 दिन में फैसला देना होगा। तो ना सिर्फ शिकायत को तेजी से किया जाए, शिकायत करना आसान किया जाए, बल्कि शिकायत पर तय समय सीमा में अमल हो, इसकी व्यवस्था की गई है। और हालांकि सवाल उठ रहे होंगे कि कैसे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, इस पर बाद में चर्चा नहीं, उसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते। तो विक्रम सर, पहले तो ये कि क्या अभी तक के जो नियम कानून थे वो पुलिस को किसी दायरे में नहीं बांधते थे कि आपको कितने दिन में एक्शन लेना? और अब जब हम कह रहे हैं कि 60 दिन में चार्जों के फ्रेम होना, 90 दिनों में चार्जशीट आ जाना और उसके बाद 30 से 60 दिनों में फैसला, तो क्या पहले के और अब में बदलाव है? और दूसरा ये जो लक्ष्मण साहब मौजूद प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने नियम तो बदल दिए, लेकिन क्या हमारे पास उतने लोग हैं, उतना एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ये चीज हो पाएगी? विपिन जी, सबसे पहले तो ये था कि हमारे यहाँ जो सीआरपीसी थी, धारा 154 जो एफआईआर की थी, उसमें लगभग कमोबेश यही प्राविधान थे, लेकिन ईएफआईआर नहीं थी, जीरो एफआईआर नहीं थी, और 15 दिन के अंदर जीरो एफआईआर गंतव्य पहुंच जाए, इसका प्राविधान नहीं था। तो जनहित पे ये जो है, ये किसी क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है। अब एफआईआर के बाद जो व्यवस्था दी गई है कि 90 दिन में चार्जशीट, 60 दिन में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, 30 दिन में डिलीवरी ऑफ जजमेंट, इसके अलावा और तमाम ऐसी चीजें आ गई हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में रोड़ा अटकाती थी। हम स्वयं जानते हैं कि 3-3 साल, 4-4 साल इन्वेस्टिगेशन चलता था, 90 दिन भूल जाइए, अब ये 90 दिन हो गया है। उसके बाद ये आता है कि जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है वो सीमित कर दिया गया है। इसमें कोई बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पर हर क्राइम सीन के ऊपर फॉरेंसिक टीम जाए, मसलन आप दिल्ली में देख लें, अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 50 अपराध घटित, क्या हमारे पास 50 फॉरेंसिक टीम्स हैं? नहीं है। और अगर नहीं है तो हम उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे? माना हर थाने में क्राइम किट बॉक्स होता है, बेसिक फॉरेंसिक होती है, लेकिन एक होता है खानापूरी और एक होता है निष्ठापूर्वक फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल करना। अब हम आते हैं कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रायल अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है, तो क्या हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इतने पुख्ता है कि सारे कोर्ट्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम उपलब्ध करा करके और सुचारू रूप से फेल प्रूफ और फूल प्रूफ एविडेंस हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? इस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हम 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिससे कि शातिर अपराधी
कोर्ट न लाया जाए, उनका आपराधिक साम्राज्य न चले और वो धमकी धपाटा न कर सके। इसके अलावा एब्सकॉन्डिंग एक्यूज, जो पलायित अपराधी हैं, भूमिगत अपराधी हैं, उनके बारे में भी कार्रवाई और विचारण और न्यायालय के द्वारा दंड इन एब्सेंशिया दिया जा सकता है। तो जो भी देश के बाहर हैं, तमाम ऐसे चरमपंथी, चाहे अब नाम लेना उचित नहीं है, उनको भी दंडात्मक कार्रवाई करके पलायित अपराधी घोषित किया जा सकता है। हथकड़ी लगाने के बारे में भी दिशा निर्देश ये है कि जो शातिर अपराधी हैं, जो भागने में अभ्यस्त हैं, जिनके भागने की संभावना है, उनको हथकड़ी पहनाई जा सकती है। डीके बसु बनाम भारत सरकार में यह व्यवस्था दी गई थी कि हथकड़ी के बारे में तमाम बंदिशें आई थी। संगठित अपराध को परिभाषित किया गया है, उग्रवाद को, चरमपंथी गतिविधियों को परिभाषित किया गया है। रेप के केस में 20 साल की सजा कर दी गई है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि धारा 497 को हटा दिया गया है, अडल्ट्री हटा दी गई है, लेकिन मैरिज बाय डिसेप्शन, धोखे से या कि गलत फैक्ट्स दायर करके, तो उसके ऊपर बहुत कड़ी सजा है। और उसके ऊपर जो हमारे महिला वर्ग है, उन्होंने इसका बहुत स्वागत भी किया है। इसी तरीके से रेप के ऊपर 20 साल की सजा है, गैंग रेप के ऊपर मृत्युदंड प्रस्तावित है और मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। संगठित अपराध और टेररिज्म के साथ साथ आप ये देखेंगे कि राजद्रोह और देशद्रोह, इनमें अंतर दिखाया गया है। राजद्रोह जिसको हम लोग बार बार कहते हैं सेडिशन एक सामंती एक व्यवस्था थी, हटा दी गई है। लेकिन देशद्रोह को 7 साल की सजा रखी गई है, धारा क्लॉज 150 नई संहिता में। तो ये तमाम ऐसे संशोधन हैं जिनके बड़े दूरगामी सकारात्मक परिणाम होंगे। बाकी अगर टाइम रहा तो आगे मैं और इसके बारे में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम आपसे एक एक करके बात कर ही रहे हैं। आशुतोष, मुझे बताइए कि अब जैसे चाहे पुलिस हो, चाहे आप वकील लोग हों, क्या फिर से नए सिरे से सब कुछ याद करना पड़ेगा, नई धाराएं सीखनी पड़ेंगी, वो बुक्स के थ्रू जाना होगा? नहीं जी, बिल्कुल, क्योंकि जो सेक्शन नंबर्स हैं वो सब चेंज हो जाएंगे और कुछ हद तक डेफिनेशंस भी चेंज होंगे और कुछ न्यू इंक्लूजन आएगा और कुछ एक्सक्लूजन आएगा। तो ऑब्वियसली ये पढ़ना तो सबको प्रॉपर पड़ेगा, चाहे वो जुडिशरी हो या लॉयर्स हो या पुलिस अथॉरिटीज हो या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, सीबीआई, सीआईडी, उन सबको जो है इसको फिर से इन धाराओं को जब वो एफआईआर भी बनाते हैं तो उनको सोच समझ करके कि ये जो इंसिडेंस हुआ है उस इंसिडेंट से रिलेटेड कौन से सेक्शंस प्रॉपर बनते हैं, उसी हिसाब से उनको धाराएं लगानी होंगी। और जो प्रोसिक्यूशन होगा वो भी जो है जो हमारा अभी जो कानून बना है, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल संहिता, उसके हिसाब से जो है उनका प्रोसिक्यूशन होगा और उसमें अब सारे प्रोसेसेस को जो है लेट डाउन किए जाएंगे। लेकिन जहां तक चेंजेस का है, इसको बड़े रूप में देखना चाहिए, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि चेंजेस तो ऐसे भी हो रहे थे और इसमें जो है कोर्ट्स को इंटरफेयर करके चेंजेस करना पड़ रहा था। मिसाल के तौर पे जैसे अभी अगर हम सेक्शन 154 बोले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, जिसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है, तो एफआईआर करने के लिए कोई टाइम जो है बाउंड नहीं था। फिर जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट पास हुआ, जिसके अंदर जो है ये सारे जो पैरामीटर्स हैं एफआईआर के वो बनाए गए, टाइम लिमिट को भी तय किया गया। और इसी तरीके से और भी जैसे मैंने सेक्शंस बताया, अभी 124 जो सेडिशन था उस पे बहस चल रही थी। फिर हमने पहले भी देखा 377 के ऊपर जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया, या इसी तरीके के मैटर्स जो हैं 497 को स्ट्राइक डाउन किया गया आईपीसी में से। तो इस तरीके के जो चेंजेस थे वो मॉडर्न टाइम में ऑलरेडी कोर्ट के द्वारा किए जा रहे थे टाइम टू टाइम, लेकिन अब वो थोड़े थोड़े चेंज करके वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं इसको पूरे तरीके से एडवांस बनाना जरूरी हो गया था, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो चुका है। तो अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमारा पुराना है उसकी अगर हम बात करें, जो अभी भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से जाना जाएगा, तो उसके अंदर भी जो आज के डेट में जो हम टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, ईमेल्स यूज करते हैं, इन सब का प्रोविजन उस समय नहीं था 150 साल पहले। तो उसको भी कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम चेंजेस करके जो है सरकार उसको ला रही थी। कभी कोर्ट्स उसके अंदर इंटरवीन करके जो है कानून को जो है बनाया जा रहा था। तो उसमें ये जो है जो बिट्स एंड पीसेस में जो चीजें हो रही थी उसको एक साथ बेटर करने के लिए उसको एक पुख्ता तौर पे उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में जो है वो करना एक जरूरी बन भी गया था। और मुझे लगता है कि सारे पैरामीटर्स को अगर हम देखेंगे तो ये लॉन्ग रन में जो है एक तरह से जुडिशियल सिस्टम को बेटर करेगा। और इसका जो उद्देश्य जो उन्होंने यही रखा है कि इसमें दोनों, चाहे विक्टिम हो या आरोपी हो, एक्यूज्ड हो, दोनों को जस्टिस मिलना चाहिए। अब जैसे पहले क्या था कि जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है, वो कन्विक्ट नहीं होता है, तब तक
तब तक के लिए वो जो है जेल में पड़ा हुआ है, अरेस्ट हो गया है और उसका ट्रायल नहीं हो रहा है और वो अंदर है। अभी कल होकर के अगर वो समझिए एक्विट हो जाता है, कोर्ट उसको निर्दोष साबित करता है, तो उसके जो सजा जो उसने काट ली वो तो उसको वापस नहीं की जा सकती। तो इसको फास्ट बनाने की भी जरूरत थी। अब जैसे इसमें कह रहे हैं कि जो 1/3 अगर मान लीजिए किसी को 6 साल का पनिशमेंट के लिए अगर सेक्शंस लगाए गए हैं और वो ऑलरेडी 2 साल अंडर ट्रायल प्रिजनर वो जेल में रह चुका है, तो उसको जो है छोड़ दिया जाएगा क्योंकि 1/3 सजा उसने ऑलरेडी गुजार ली है। उसके बाकी के लिए उसका प्रोसिक्यूशन चलेगा। अगर उसको लगता है कि हाँ इसको 4 साल की सजा कोर्ट देने जा रहा है, तो फिर वो एडिशनल 2 साल वो जो है जेल में जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से हाँ आप सही कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने सही बोला शुरू में कि दंड की जगह अब न्याय की तरफ जा रहा है कि कैसे चीजें बेहतर हो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब इसमें बढ़ रहा है जो आज के समय की चीज है। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं मैं यहां पर। तो क्या अब ये नए कानूनों के बाद, जिसे कहते हैं ना कि अगर लोग डरते थे कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर, पुलिस थाने के चक्कर कौन लगाएगा, तो क्या वो चक्कर कम हो जाएंगे, चीजें फास्ट हो जाएंगी? एक बड़ा सवाल रहेगा। और साथ में जो टेक्नोलॉजी वाली इंटरवेंशन आ रही है, इससे कितनी न्याय मिलने में सहूलियत होगी और सही तरफ हम जाएंगे? ये दो बड़े अहम सवाल होंगे। इस ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। तारीख पर तारीख अब मिलेगा इंसाफ, क्योंकि 3 बड़े जो कानून देश में क्रिमिनल लॉज, उनके अब बदलने के दिन आ गए हैं। इनफैक्ट अब वो बदल जाएंगे क्योंकि दोनों बिल लोकसभा से दोनों जो बिल है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुके हैं। नाउ क्विकली, समय कम है इसलिए अपनी सभी मेहमानों से संक्षिप्त में लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उत्तर। लक्ष्मण ये बताएं, क्योंकि ये अभी जैसे बात हो रही थी कि अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, फॉरेंसिक, ये वो तमाम चीजें बढ़ जाएंगी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए क्या तैयारी? क्योंकि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो उसके बिना ये बातों का मतलब नहीं निकलेगा। नहीं, बिल्कुल। ये आपने सुना होगा, गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी था जब इस बिल को पारित किया जा रहा था कि सरकार इस बिल को लागू करने के साथ साथ समानांतर तरीके से कदम उठा रही है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, चाहे तकनीक के मामले में हो, फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, कोर्ट की संख्या बढ़ाना हो, जजों की संख्या बढ़ाना हो, पुलिस में भर्तियां करनी हो, पुलिस को मॉडर्नाइज करना हो। बता दूं आपको कि सरकार ने फेज 3 जब लॉन्च किया अभी कुछ दिन पहले ई कोर्ट के लिए, वहां पर करीब 7,210 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। जी हाँ, 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे सिर्फ इन्हीं सारी बातों पर। ई कोर्ट व्यवस्था की जाएगी, वहां पर स्कैनिंग की व्यवस्था की जाएगी, वीडियोग्राफी होगी, वहां के जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाएगा। इसके लिए एनआईसी को भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया गया है। तो एक तो पहले से सरकार इसकी तैयारी कर रही है, अब इसमें और ज्यादा तेजी लाई जाएगी। फॉरेंसिक की बात करें तो वहां पर जाहिर तौर पर फॉरेंसिक के जानकार है उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। फॉरेंसिक मोबाइल फॉरेंसिक लैब जो है इसकी संख्या बढ़ाई जानी ताकि सीन पर जल्द से जल्द फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंच सके। तो इस कानून को सिर्फ कानून तक ही ना रहे, किताबों तक सीमित ना रहे, जमीन पर सफलतापूर्वक लागू हो। मुझे लगता है इसकी भी तैयारी सरकार ने पैरेलली कर ली है। ओके, चलिए ठीक है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है और उन्हीं चीजों पर अब चीजें आगे चलेंगी। विक्रम सर, ये बताएं कि जो हम कहते थे कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर और थाने के चक्कर, इनफैक्ट आज भी लोग उससे घबराते हैं, क्या ये नई व्यवस्था में वो काफी कम होगा? जैसे अब हम बैंकिंग में जब हमने सुधार किए तो अब बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्या वैसे ही अब अदालतें और पुलिस स्टेशन उतना नहीं जाना होगा? काफी हद तक। पहली चीज जो मूलभूत है, एफआईआर, अब कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ललिता कुमारी बनाम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार था, तो ये कहते थे कि एफआईआर मिनिमाइजेशन नहीं होगा, लेकिन मिनिमाइजेशन तब भी हुआ। लेकिन अब जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उससे इसकी उम्मीद कम की जा सकती है। गिरफ्तारी को लेकर के जो पुलिस का भ्रष्टाचार था, जब तक डिप्टी एसपी से प्रायर परमिशन नहीं ले लेंगे गिरफ्तारी संभव नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें कि जब समय सीमा निर्धारित कर दी गई है 90 दिन, 30 दिन और 40 दिन, तो ये मान के चलिए कि इस सीमा जब निर्धारित कर दी गई है तो एक्सपेडिशियस डिस्पोजल होगा केसेस का। और इसके अलावा जो डिजिटाइजेशन है, एफआईआर से लेकर के चार्जशीट तक पूरा केस डिजिटाइजेशन होगा, तो डिजिटाइजेशन में भ्रष्टाचार की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है, पारदर्शिता आती है। ये सही है कि जो बेसिक आपके जो हिकअप्स होते हैं, किसी जगह जो रोड ब्लॉक्स आते हैं वो आएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 12 महीने के अंदर ये पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी और कोर्ट के चक्कर अब लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ई कोर्ट्स के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से वो जो तमाम कुरीतियां थी वो समाप्त हो जाएंगी। ठीक है आशुतोष, तो वैसे सर ने टाइमलाइन दी, लेकिन अब क्योंकि सारा सिस्टम बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही हैं, इन प्लेस होते होते कितना वक्त लग जाएगा?
देखिए जैसा हम लोग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर रहे थे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब देखिए पहले तो हमारे यहाँ कभी भी ऑनलाइन हियरिंग हमने नहीं देखा था जो कोरोना के पहले। लेकिन इसको भी लाया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया और आज के डेट में देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो है ये इसको इम्प्लीमेंट अभी भी कंटिन्यू किया हुआ है कि हर एक हाई कोर्ट में जो है अभी भी जो है हियरिंग हो रहा है ऑनलाइन और अच्छे से हो रहा है, जिसकी वजह से काफी ट्रैवल लोगों का बच रहा है, लॉयर्स को ट्रैवल कम करना पड़ता है, लिटिगेंट्स को ट्रैवल कम करना पड़ रहा है। तो ये ऑलरेडी डिजिटल की तरफ तो हम जो है बढ़ते ही जा रहे हैं और जो अगर आज की हम बात करें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, काफी इंप्रूव हो चुका है। आज की डेट में पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन भी करती है, कितने सारे ऑनलाइन स्कैम्स का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या फिर हम जो देख रहे हैं कितने सारे सेल जो है अलग से बनाए गए हैं, उसको भी डिजिटलाइज किया गया है और ट्रेनिंग जो है उनको दिया जा रहा है पुलिस अथॉरिटीज को कि इस तरह के जितने भी साइबर क्राइम से रिलेटेड कितना सारा मामला हम देख रहे हैं कि पुलिस उसको सॉल्व कर रही है और कोर्ट उसके ऊपर प्रॉपर जजमेंट्स दे पा रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, ट्रायल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो जो हम आज के डेट में हम मॉडर्नाइज ऑलरेडी काफी हद तक हुए हैं और जो एक्यूज्ड हैं, जो एक्यूज्ड को देखिए हर डेट पर जो है पुलिस लेकर के आती थी, गाड़ी में बिठा करके कोर्ट में लाती थी, उसमें कितना पैसा और टाइम बर्बाद होता था सरकार का। उसको भी अगर हम देखें तो वहां एक्यूज्ड बैठ करके अपना ट्रायल देख रहा है, टीवी के ऊपर जो है ऑनलाइन देख रहा है। ये भी कितना इंप्रूवमेंट ऑलरेडी इसके अंदर हुआ है। तो हियरिंग्स भी हो रहा है, ट्रायल भी हो रहा है ऑनलाइन और एक्यूज्ड को प्रोड्यूस भी किया जा रहा है ऑनलाइन। तो काफी हद तक मुझे लगता है कि सिचुएशन बेहतर हुई है, राइट। तो जो पूरी कड़ियां हैं कि कहीं कोई अपराध हो जाए, कहीं कोई ऐसी चीज हो जाए तो उसकी दर्जगी से यानी कि एफआईआर से लेकर तो फाइनल एक कोर्ट से वर्डिक्ट आने तक जो सारी पूरी प्रोसेस है जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है, जिसमें पूरी जुडिशियल सिस्टम इन्वॉल्व है, उन सबको अब बेहतरी की तरफ टाइमलाइन बद्ध ज्यादा जिम्मेदारियों के साथ टेक्नोलॉजी के साथ इन बदलावों को लाने की बात है। और जैसा एक बेसिक लाइन की दंड की जगह न्याय पर अब फोकस होने की बात है। बहुत सारी परिभाषाएं बदली गई हैं, चेंज की गई हैं। आधे घंटे में सबको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है मोटा मोटा कि यहां से ये पूरी जो प्रक्रिया है जो कई सालों पुराने कानूनों से चल रही थी उसमें एक बड़ा बदलाव, उसमें एक ताजगी की। अब कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, कैसे क्या और पुलिस फोर्सेस लगेगी, वो समय आते आते चीजें साफ होंगी, लेकिन एक बड़े बदलाव की तरफ जरूर यहां से शुरुआत हो गई। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।